हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर क्रॉनिंग पेनी मॉडल को डिस्कस करने के लिए आ गए हैं और आज हम एनालिसिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिर से व्यू कर लिया था स्टार्टिंग से, उसके कॉन्सेप्ट से लेके मैथमेटिकल इक्वेशन। लास्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था वो ये था, क्रॉनिक पेनी मॉडल। और आज भी हम कंटिन्यू करेंगे इसे। हमारा लास्ट इक्वेशन क्या आया था? लास्ट इक्वेशन आया था लास्ट लेक्चर में पी साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के। और जहाँ पी की वैल्यू क्या थी हमारी? पी की वैल्यू थी पी इज इक्वल टू बेसिकली एम ए बाय एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट बी। और अब एच क्रॉस को अगर एच बाय 2 पाई लिख लो तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 पाई एम ए बाय एच स्क्वायर, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एम ए बाय एच स्क्वायर वी नॉट बी, क्योंकि एच क्रॉस इजकल टू एच बाय 2 पाई होता है। एच आपका एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब देखिए बी क्या था? आपका पोटेंशियल विड्थ था, बैरियर विड्थ था, ठीक है। और वी नॉट बी आपका क्या है? ये आपका पोटेंशियल बैरियर का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। मतलब पी क्या मेजर कर रहा है आपका? पी मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। उसके बाद है जी अल्फ़ा। जो हमारा अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा हमारे पास था अल्फ़ा स्क्वायर। बेसिकली हमने जब स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे तो अल्फ़ा स्क्वायर हमने ज्यूम किया था। अल्फ़ा स्क्वायर किसको माना था? 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर। और एच को फिर एच बाय 2 पाई कर देंगे तो फॉर्म क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर। ई क्या है? ई आपका है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई को हम अल्फ़ा के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या जाएगा? ई इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम। या ये क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके बाद पैरामीटर ए आपका लैटिस कांस्टेंट है, ठीक है। और के आपका क्या है? वेव वेक्टर। वेव वेक्टर क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा, एक वेव वेक्टर है। ठीक, तो ये पैरामीटर्स हमारा इसमें था, हमने इसे लिख लिया। इसको आप थोड़ा क्लियर देते हैं। और ये बेसिकली क्वेश्चन क्या आया था, कहाँ से आया था? याद होगा आपको? ये क्वेश्चन हमने क्या किया था? जब हम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई किया सॉल्यूशन के कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आए थे। 4 इक्वेशंस में ए बी सी डी सब में थे। ए बी सी डी के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, हमने कहा था कि 4 इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब इस ए बी सी डी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके जो कोफिशिएंट्स है इस इक्वेशंस में, उसका डिटर्मिनेंट वैनिश करेगा। उस डिटर्मिनेंट को हमने लिया था, उसको जीरो इक्वेट किया था, फिर सॉल्व करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आया था। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तभी आप उस वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आपके पास होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि एबव इक्वेशन, उस इक्वेशन की बात करें, एबव इक्वेशन इज ए कंडीशन of the existence of a solution
for the electron wave function, for the electron wave function, जो कि हम सॉल्व करके लेके आए थे वेव फंक्शन। ठीक है, अब कितनी बातें यहाँ पे हमको इस इक्वेशन से मिलती है वो देखते हैं करके। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस के। कॉस की वैल्यू कितनी हो सकती है, +1 -1 के बीच में। ठीक है, तो कॉस के का वैल्यू अगर +1 -1 के बीच लाई करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक पार्ट है उसका भी वैल्यू +1 -1 के बीच लाई करना चाहिए हमारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सिंस cos Ka lies between +1 and -1, therefore जो आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है that should also lie between -1 and +1। ठीक, ये भी आपका होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट है कि अल्फ़ा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, अल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे, बेसिकली अल्फ़ा एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर अल्फ़ा का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब कि एनर्जी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कॉस के ए का हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अल्फ़ा दैट इज ई, अल्फ़ा मतलब ई, अल्फ़ा क्या है, एनर्जी को ही हम मान के चलें, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आपका यह है 2mE/h², दैट इज cos, that is E, comma cos Ka can have only one value। ठीक, और थर्ड पॉइंट हम इसमें नोट कर सकते हैं कि cos के आपका क्या है, इवन फंक्शन है, इवन पीरियोडिक फंक्शन है। और cos के मतलब इवन पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, चाहे के का वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या इंक्रीज करे बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, सबकी वैल्यू, सबके लिए वैल्यू cos की एक ही होगी। मोर ओवर cos Ka is an even periodic function, it will have same value whether Ka is positive, negative, or it is increased by integral multiple of 2π। ठीक, तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें, किसके वर्सेस, के ए वर्सेस जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है, पी साइन अल्फा A/α प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस के, तो आपके पास क्या आएगा, लेट अस प्लॉट एक ग्राफ P साइन α/α प्लस कॉस अल्फा वर्सेस अल्फा, मतलब एक एक्सिस पे आप इसको रखेंगे, एक एक्सिस पे इसको रखेंगे, तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, सो देखिए
ये हम ग्राफ ले रहे हैं, मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस में अल्फा ए रखा और वाई एक्सिस में हम इसको रखेंगे। ऊपर के पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए जो हमारा ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ये हमारा ग्राफ है, हमने एक्स एक्सिस में अल्फा ए रखा है और वाई एक्सिस में पी साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट +1 है, ये 0 है, ये -1 तो मतलब ये जो +1 शो कर रहा है, ठीक है, और ये -1, तो हमने कहा था कि cos k का वैल्यू +1 से -1 के बीच रहेगा, इसीलिए इसका भी वैल्यू +1 से -1 के बीच रहेगा। मतलब इस दोनों लाइन के बीच जो हमारा ये ग्राफ है ये वो अलाउड है, और इसके ऊपर या नीचे जो है ग्राफ का पोर्शन वो अलाउड नहीं है। अकॉर्डिंगली आपका ई का वैल्यू अल्फ़ा ए मतलब अल्फ़ा मतलब आपका जो ये रीजन है, देखिए ये पोर्शन आपका अल्फ़ा ए का अलाउड है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पोर्शन आपका अलाउड है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पोर्शन अलाउड है, सिमिलरली इस साइड। तो और आपका जो ये वाला पोर्शन है जो बाहर निकला हुआ है ये अलाउड नहीं है, ये पोर्शन है, ये वैल्यू आपका अल्फ़ा का एक अलाउड नहीं है। तो जो आपका अलाउड रीजन है वो अलाउड बैंड हो गया, जो फॉरबिडन रीजन है फॉरबिडन बैंड हो गया। ठीक है, तो इसी को हम अगर देखिए अल्फ़ा आपका ई का फंक्शन है, ठीक है, एनर्जी का, तो आप और कॉस के है आपका अल्फ़ा, ये आपको कॉस के पे डिपेंड कर रहा है इक्वेशन से। एक साइड में आपका वेरिएबल अल्फ़ा है, दूसरी साइड में के है, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू के पे डिपेंड कर रहा है और अल्फ़ा डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे। तो हम सीधे सीधे एनर्जी और के का रिलेशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एनर्जी और के बीच। ठीक है, और वहाँ फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा ग्राफ आता है, फिर एनर्जी बैंड वहाँ भी सिमिलर कैसे बनता है, किस मतलब कुछ अलाउड एनर्जी रेंज होगा और कुछ फॉरबिडन एनर्जी रेंज होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके लिए। ये हमारा 5th पॉइंट लिखते हैं। 3rd पॉइंट पे हमने क्या लिखा था कि जो हमारा कॉस के है वो इवन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो कॉस के ए आपको किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा ए पे, और अल्फ़ा ए किस पे डिपेंडेंट है, अल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी भी होगा वो भी एक इवन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ के होगा। तो 5 में लिखेंगे accordingly the total energy E of the electron is even periodic function of k। और अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड क्या होगा, विथ पीरियड अल्फा से ई है, ये हट गया है तो आप लेंगे विथ पीरियड। कॉस के का पीरियड था 2 पाई और वो अल्फ़ा ए पे डिपेंड कर रहा था, तो और अल्फ़ा ई पे डिपेंड कर रहा है, तो ई का जो पीरियड होगा क्या हो जाएगा 2 पाई/ए। ठीक है, अब कॉस के ए 6 पॉइंट जो हम पहले फर्स्ट पॉइंट लिख चुके हैं उसी पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं कि के आपका जो वेव नंबर है या वेव वेक्टर है के, वो रियल होगा, इज रियल मैंने अलाउड होगा फॉर कॉस के ए मॉड ऑफ कॉस के ए। इसका मतलब क्या होगा, कॉस के शुड लाई बिटवीन +1 से -1। ठीक, और तो और ये जो रेंज होगा जिसके लिए के रियल है, इस रेंज के लिए वो एनर्जी का जो रेंज होगा, और के इस वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा वो आपका कहलाएगा अलाउड एनर्जी बैंड। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस कॉरस्पॉन्ड्स
allowed energy band. और के अगर रियल होगा, के अगर इमेजनरी होगा, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका एनर्जी होगा वो कहलाएगा फॉरबिडन। कि एनर्जी कब आपका इमेजनरी होगा, जब कॉस के या तो -1 से छोटा होगा या +1 से बड़ा होगा। तो उसको लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड, those value of energy E, those value of energy E for which mod of cos k is greater than 1। इसका मतलब क्या होगा, cos k का वैल्यू या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा है। Only the imaginary value of k are possible। Which corresponds to forbidden, which corresponds to forbidden band। तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे इसके बीच, ग्राफ किसके बीच बनाएंगे, एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर ई वर्सेस के। उसमें आपको ये दिखाएंगे कि आपका अलाउड एनर्जी बैंड कहाँ पे बन रहा है और फॉरबिडन बैंड कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो डायग्राम पे आते हैं। ये आपका ग्राफ है एनर्जी वर्सेस के, वेव वेक्टर मतलब ई वर्सेस के का ग्राफ। एक्स एक्सिस में के वेव नंबर लिए हैं और वाई एक्सिस में आपका एनर्जी लिए हैं। तो देखिए -π/a से π/a के बीच में आपका जो अलाउड रीजन है, ये अलाउड रीजन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए बैंड बन रहा है, ये अलाउड बैंड हो गया। फिर π/a या -π/a पे एक ब्रेक है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और फिर इस ब्रेक डिसकंटिन्यूटी के बाद आपका अलाउड बैंड है ये। तो ये बीच का जो डिसकंटिन्यूअस पोर्शन है ये कहलाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। और फिर जो आया ये अलाउड बैंड, फिर फॉरबिडन, अलाउड, ऐसे ही चल रहा है आपका। तो हमारा डिस्कशन से क्या आया कि जो एनर्जी है वेव वेक्टर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी वेव वेक्टर के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस नहीं है, सर्टन बैंड्स में है। हर एक की वैल्यू के लिए आपका हर एक एनर्जी वैल्यू जो है आपका अलाउड नहीं है। कुछ एनर्जी वैल्यूज अलाउड है जिसको कि हम अलाउड बैंड कहेंगे। ये आपका अलाउड बैंड है, जितना भी एक डार्क किया हुआ है वो अलाउड बैंड है, गैप वाला जो है वो फॉरबिडन बैंड है। यहाँ से आपका क्लियर। अगर हमारा क्लासिकल थ्योरी होता तो क्या होता है, एनर्जी और वेव वेक्टर इस पैराबोलिक शेप में होते हैं। कैसे आता है, E = होता है p²/2m होगा, और p को फिर हम h/λ और फिर 2/λ को हम फिर k के टर्म में लाते, तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस टर्म आता। वहाँ पे हमारे पास कोई मतलब बैंड, किसी तरह का बैंड नहीं आता, सारे एनर्जी वैल्यू अलाउड होते। और इस केस में क्या है, सारा एनर्जी वैल्यू अलाउड नहीं है, सर्टेन वैल्यूज अलाउड है, सर्टेन वैल्यू अलाउड नहीं है। जो अलाउड है वही अब हम डिस्कस कर रहे थे। अलाउड है वो अलाउड बैंड कहलाएगा, जो फॉरबिडन है वो फॉरबिडन बैंड कहलाएगा। तो ये हमारा सारा डिटेल्स हो गया। अब हम इसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं, जो हमारे इस क्रोनिग-पेनी मॉडल का रिजल्ट है, इंटरफेरेंस है, उसको हम एक जगह लिखते हैं एज ए कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है, पहला पॉइंट लिखते हैं। द अलाउड रेंज अल्फा ए which permits allowed range alpha a which permit a wave mechanical
मैकेनिकल सॉल्यूशन to exist. The allowed range alpha A which permits a wave mechanical solution to exist are shown by शैडो पोर्शन। दोनों ग्राफ में जो हमने ग्राफ दिखाया था अल्फा ए और पी साइन अल्फा बाय अल्फा ए प्लस कॉस ए का ग्राफ था, उसमें भी आपको शैडो पोर्शन दिखाए थे, वो आपका अलाउड बैंड था, और जो बीच का पोर्शन था फॉरबिडन, और जो एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर का ग्राफ दिखाए थे वहाँ भी जो शैडो पोर्शन है वो अलाउड रेंज है, आर शोन बाय शैडो पोर्शन। Thus, the motion of the electron in a periodic lattice is characterized by the bands of allowed energy separated by forbidden regions. ठीक, ये क्या कह रहा है कि आप अल्फा एक का जो अलाउड रेंज है जिसके लिए आपका वेव मैकेनिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो हमारा अलाउड रीजन जो कि साइड पोर्शन के द्वारा दिखाया गया था वो इंडिकेट करता है, और दो अलाउड पोर्शन जो अलाउड रीजन है वो एक फॉरबिडन रीजन से सेपरेटेड है। मतलब एक रेंज बैंड अलाउड है, फिर आपका गैप है जो कि जहाँ पे अलाउड नहीं है एनर्जी लेवल, और फिर दूसरा अलाउड एनर्जी बैंड है। मतलब दो अलाउड एनर्जी बैंड एक फॉरबिडन रीजन से सेपरेटेड है, और यही आपका बैंड थ्योरी का कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन हुआ। दूसरा आप उसकी देखते हैं कैसे वेरिएशन होता है अल्फा ए के साथ। तो सेकंड हमारा है, तुमने डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि एज द वैल्यू ऑफ अल्फा ए इंक्रीजेज, फिर डायग्राम में आपको दिखाएंगे, कौन सा डायग्राम में दिखाएंगे, जो पी साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए वर्सेस अल्फा ए वाला डायग्राम था या ग्राफ था। एज द वैल्यू ऑफ अल्फा ए इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन जैसे आपका अल्फा ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिक्रीज करेगा, फॉरबिडन बैंड्स डिक्रीजेस, और जो अलाउड बैंड है एंड विड्थ ऑफ द अलाउड बैंड इंक्रीजेस। हम ये ग्राफ में देखते हैं, जो डायग्राम था हमारा, देखिए इधर अल्फा ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे अल्फा ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पहला देखिए ये आपका क्या था, गैप, फॉरबिडन गैप है। अगर ये सेंटर लेते ये गैप यहाँ इतना ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम चला गया, और अलाउड एनर्जी बैंड ये है, ये अलाउड एनर्जी बैंड कम है, आगे फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया। तो अल्फा ए इंक्रीज कर रहा है तो अलाउड
एनर्जी बैंड आपका इंक्रीज कर विड्थ डिक्रीज कर रहा है, फॉरबिडन गैप का विड्थ डिक्रीज कर रहा है। यही हमने वहाँ पे लिखा था। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पी का वैल्यू अगर वेरी करता है तो हमारा बैंड जो है उसमें क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पी हमारे पास क्या है, बेसिकली एम ए बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट ए वी नॉट बी था। ये आपका बैरियर पोटेंशियल बैरियर का स्ट्रेंथ मेजर कर रहा है। और आपका इक्वेशन था आपका पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के। तो हम लोग फर्स्ट इसका फर्स्ट केस लेते हैं। जब हमारा पी लार्जर होगा, लार्ज वैल्यू फॉर लार्ज वैल्यू, देखिए जब पी लार्ज होगा तो चूंकि ये रीजन आपका प्लस माइनस वन के बीच लाई कर रहा है, देयरफॉर ये रीजन आपका प्लस माइनस वन के बीच लाई कर रहा था। तो जो आपका प्लस माइनस वन के बीच का रीजन है, आपका जो ग्राफ था वो स्टीपर होगा इस केस में। मतलब ये जो ग्राफ है स्टीपर होगा। कौन सा ग्राफ? देखिए इसका जो अलाउड रेंज है वो आपका प्लस वन माइनस वन के बीच ही है। अब पी की वैल्यू जब बढ़ा देंगे, पी की वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा मतलब ये स्टीपर होता जाएगा। और ये जो एंगल है, एंगल इसका ये और ऐसे हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा ऐसे। इसी तरह से हर एक पोर्शन जो है वो ये नुकीला होते जाएगा, ये जो पोर्शन है। और इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो अलाउड बैंड है वो नैरो हो जाएगा। अलाउड बैंड आपका नैरो हो जाएगा, ये स्टीपर होगा, ऐसे ऐसे स्टेप जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये बैंड आपका नैरो हो जाएगा। और जो फॉरबिडन बैंड है वो वाइडर हो जाएगा। पी बढ़ने से ये आपका स्टीपर होगा, खड़ा होगा एकदम ऐसे, तो ये आपका और सीधा होगा, तो ये अलाउड बैंड नैरोवर और फॉरबिडन बैंड वाइडर हो जाएगा। इसी को लिखते हैं, वही हमने लिख दिया, द अलाउड बैंड्स आर नैरोवर एंड द फॉरबिडन बैंड्स आर वाइडर। जैसे स्टीप होगा ये मान लीजिए, देखिए ये स्टीप होगा तो ये अगर खड़ा होगा, ये खड़ा होगा तो ये जो रेंज काट रहा है आपका, ये छोटा हो जाएगा और इसके बीच में ये स्टीप जाएगा, ये ऐसे इससे जाएगा स्टीप। तो ये रीजन जो आपका है अलाउड रीजन था, ये कम हो जाएगा और जो बीच का बैंड है वो गैप वो बढ़ जाएगा। सेकेंड केस लेते हैं, पी अगर इन्फाइनाइट हो जाए, अगर पी आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, तब क्या होगा? अगर पी बहुत लार्ज हो जाएगा तो देखिए पी जब इन्फिनिटी हो गया तो इस टर्म को आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। पी इन्फिनिटी, ये टर्म ज़ीरो, ठीक है, ये टर्म ज़ीरो होगा क्योंकि आपका इसका जो वैल्यू लेना है प्लस वन माइनस वन के बीच रखना है। ये इन्फिनिटी करेंगे तो आपका मामला गड़बड़ाएगा, इसको मैनेज करने के लिए टर्म ज़ीरो होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंस ये आपको लाई कर रहा है माइनस वन प्लस वन के बीच, तो अगर ये कंडीशन लेते हैं तो आपको साइन अल्फ़ा ए बाय अल्फ़ा ए टेंड्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा। देयरफॉर साइन अल्फ़ा ए आपका टेंड्स टू ज़ीरो होगा। और साइन अल्फ़ा ए ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा? अल्फ़ा ए शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, प्लस माइनस, या इसको अल्फ़ा ए इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा? देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू एन पाई बाई प्लस माइनस रहेगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अल्फ़ा स्क्वायर आपको पता है, अल्फ़ा स्क्वायर क्या था आपका? ये था आपका एम ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, या एच के टर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा आपका 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर। ये बेसिकली क्या था, 2 एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस का एच बाई 2 होता है तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पाई पाई स्क्वायर कट गया तो
ई आपका बेसिकली क्या आ गया, ई जो आपका एनर्जी आया वो आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8m²। ये आपको याद होगा वन डायमेंशनल बॉक्स का केस है, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ए पार्टिकल इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स। ये आपका जो एनर्जी आया वो किसके लिए है, इक्विवेलेंट टू डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ए पार्टिकल इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। इसकी नेचुरल है, क्यों, क्योंकि पी जैसे इन्फिनिटी हुआ, जो टनलिंग है जो बैरियर वो इनप्रोबेबल, वो नहीं हो सकता है। तो आपका एक बॉक्स में हो गया तो वो आएगा ही आएगा, टनलिंग आपका खत्म हो गया, ये बहुत लार्ज हो जाएगा, ये पोटेंशियल बैरियर है, स्ट्रेंथ है, ये लार्ज हुआ, टनलिंग नहीं होगा, तो आपके पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल के बॉक्स में जैसे बिहेवियर होता है वही बिहेवियर हो गया आपके पास। इसी को हम लिखेंगे, उसी चीज़ को हमने लिख दिया, दिस केस इज इक्विवेलेंट टू discrete energy spectrum of a particle in a constant potential box of atomic dimension, and this is expected because at very large p tunneling becomes improbable। तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। इस केस के लिए आपका जो पी साइन अल्फा बटे अल्फा है प्लस कॉस अल्फा वर्सेस अल्फा ग्राफ था, कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सिर्फ जो हमारे पास ये इस तरह का अलाउड फॉरवर्डिंग आ रहा था वो पैरेंट का डिस्क्रीट होगी, एक ये आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा। डिस्क्रीट आपका एक कांस्टेंट पोटेंशियल है। अब हम नेक्स्ट केस में आते हैं। अब लास्ट केस है पी का, अगर पी 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ पी टेंड्स टू 0, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अब पी टेंड्स टू 0 अगर होगा तो इस केस में क्या हो गया, पी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू के आ जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर क्या है 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर। इसके लिए क्या था 2me/h क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस को मैं इसके टर्म में लिख रहे हैं तो एच के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ये लिख लीजिए, और ये हो गया के स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका एन स्क्वायर और यहाँ आप के का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बेसिकली ई क्या ले रहे हैं, एच स्क्वायर के स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम, और के की जगह वैल्यू पुट कर दिए, के का वैल्यू क्या लिखे थे हम 2 पाई/लैम्डा। ये आ गया आपका एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम, और के की जगह आ गया 2 पाई/लैम्डा का स्क्वायर, तो ये 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो क्या आ गया एच स्क्वायर बाय 2m/लैम्डा स्क्वायर 1/लैम्डा स्क्वायर, और h/लैम्डा आपका क्या हो जाता है, यहाँ क्या यूज़ किए, के इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा, ध्यान रखिएगा, और अब फिर यूज़ करने वाले हैं 1/2m है, ये h/लैम्डा का स्क्वायर हो गया, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आपका ये क्या होता है, h/लैम्डा मोमेंटम होता है p, ये हो जाएगा p²/2m। ये क्या आ गया आपका एनर्जी इक्वल टू फ्री पार्टिकल का एनर्जी आ गया। ये आपका आ गया फ्री पार्टिकल की एनर्जी, और इसको आप कैसे ले सकते हैं, ई इक्वल टू ½ mv², ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में। ये किसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू फ्री पार्टिकल, एक
लेंथ टू फ्री पार्टिकल, मतलब नो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट, मतलब नो एनर्जी लेवल exist, that is all energy levels are allowed, that is all energy levels are allowed। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होगा, कौन सा, पी साइन अल्फा बटिस अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए और कॉस के वर्सेस कॉस के का ग्राफ था, वो कैसा होगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, जो सिंपल ये जीरो हो गया तो कॉस वर्सेस अल्फा ए का ग्राफ है। ठीक है, तो ये फ्री पार्टिकल के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्रॉनिक पेनी मॉडल का कंक्लूजन है वो हम डिस्कस कर लिया, और ये कंप्लीट हो गया हमारा क्रॉनिक पेनी मॉडल का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, स्टेटमेंट लिखा, कैलकुलेशन किया, इक्वेशंस आए, फिर उसका एनालिसिस किया, और इस तरीके से बैंड थ्योरी का ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया आज। चलिए, अगर इसके रिलेटेड कोई अगर डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसका नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे लिखिएगा, तो मैं एक लिंक है मेरे पास गूगल क्लासरूम का, उसमें नोट्स है, तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत हो, किसी को अगर पसंद अच्छा लगे। अब वो जो अगर सारे लेक्चर्स अगर देखते हैं तब फिर नोट्स का बेनिफिट, अगर लेक्चर नहीं देखिएगा तो नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए, ओके।